हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा एंजियोस्पर्म्स को बोला जाता है। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनको बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। और मॉर्फोलॉजी, अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो तो मॉर्फोलॉजी आप पहली बार पढ़ रहे हो, और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो मॉर्फोलॉजी होता है बेटा, वो बायोलॉजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हो कि एक्सटर्नली प्लांट्स देखने में कितने डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कि प्लांट में कितनी डिफरेंट टाइप्स की रूट दिख सकती हैं बाहर से देखने में, स्टेम कितने टाइप की दिख सकती हैं, लीफ कितने टाइप की दिख सकती हैं, फ्लावर की पोजीशन कितने टाइप की हो सकती है, फ्रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, सीड्स कैसे हो सकते हैं। तो बिल्कुल हम मॉर्फोलॉजी के एक एक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो क्या क्या चीज़ें होती है, मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, वो देखते हैं ज़रा। तो मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली प्लांट्स की बात करें तो बाहर से देखने में कितने डिफरेंट टाइप का साइज, कलर, स्ट्रक्चर और पोजीशन हो सकते हैं अलग अलग पार्ट्स के। तो ऑल इन ऑल अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो प्लांट बाहर से देखने में क्या क्या वैरायटी हो सकती है, उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब इसको पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, तो समझने की कोशिश करो। वो प्लांट जो कि बाहर से देखने में सेम होंगे, जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होंगे, उनको क्लासिफाई करते हुए, उनकी ग्रुपिंग करते हुए उनको सेम ग्रुप में रखा जा सकता है, और डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप में रखा जा सकता है। ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे आप पहचानते भी हो कि कौन से प्लांट सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं या सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और कौन से प्लांट डिफरेंट फैमिली या ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे पास एक लीफ लेकर आए और आपकी मुझसे ये उम्मीद है कि मैं लीफ देख के बता पाऊँ कि ये लीफ कौन से प्लांट की है। हो सकता है वो लीफ नीम की है, और मैं देख के मैंने बता दिया कि बेटा ये जो लीफ आप मेरे पास लेकर आए हो, ये लीफ नीम की लीफ है। तो मुझे कैसे पता चला कि ये लीफ नीम की है? क्योंकि मैंने उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करी थी। मुझे पता है कि नीम की लीफ कैसी दिखती है, और वो देखते ही बताने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा, तो मेरे को कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या वैरायटी दिखती है बाहर से देखने में प्लांट्स की। इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इसी की स्टडी को बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में क्या क्या हमको सब टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, तो पहले वो देख लो। तो हमको सबसे पहला सब टॉपिक पढ़ना है बेटा रूट के बारे में। ठीक है, तो हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा स्टेम, फिर अगला टॉपिक आएगा बेटा लीफ, फिर आएगा इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें आप फ्लावर की पोजीशंस के बारे में पढ़ोगे कि फ्लावर की पोजीशन कैसे होती है स्टेम के ऊपर। उसके बाद आप फ्लावर के बारे में पढ़ोगे, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ोगे, जो छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है। फ्लावर के एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आपका जो सेपल्स हैं, जो पेटल्स हैं, ठीक है, जो स्टेमन है, जो पिस्टिल है, ये फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा फ्रूट के बारे में, फिर आएगा सीड, फिर हम पढ़ेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। मतलब इसके अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे सिंबल्स का यूज़ करके एक प्लांट के फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेटा फैमिलीज़। ठीक है, और फैमिलीज़ में आपकी एनसीईआरटी में एक ही फैमिली बची है, वो फैमिली हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीट का जैसे ही सिलेबस डिफाइन होगा, तो उस नीट के सिलेबस में से भी जो भी फैमिली एडेड होंगी, वो सारी फैमिलीज़ भी मैं आपको करा देने वाला हूँ। तो उसमें आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। और इस चैप्टर में स्पेसिफिकली आप मेरी बात का यकीन मानो कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली पता है कि मेरा रोल आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ने में क्या रहने वाला है। तो मैं जितना आसान कर सकता हूँ चीज़ों को आपके लिए आसान करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम क्या करना पड़े, चीज़ों को बहुत ज़्यादा रटना ना पड़े, चीज़ों को समझ में आए आपको चीज़ें। राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स कौन से हैं, एक प्लांट के अंदर कौन से डिफरेंट टाइप के सिस्टम दिखते हैं। तो मैं सबसे बेसिक बातें करूंगा एकदम शुरू में कि लेट अस कंसिडर हमारे पास एक सीड है बेटा। ठीक है, एक सीड है। जब इस सीड को जर्मिनेट करने का मौका मिलेगा, मतलब इसके अंदर के एम्ब्रियो को ग्रो करने का मौका मिलेगा, कब मिलेगा? जब आप इस सीड को ज़मीन में डालोगे, जब आप इस सीड को कंडीशंस दोगे, आप इसको जो पानी चाहिए वो दोगे, जो इसको सॉइल चाहिए वो दोगे। तो इसको जब वो मौका मिलेगा तो इस सीड में से बेटा दो ब्रांचेस निकलेंगी।
एक ऊपर की तरफ निकलेगी और एक नीचे की तरफ निकलेगी। जो नीचे की तरफ ब्रांच निकलती है, जो नीचे की तरफ अपेंडेज जा रही है, इस अपेंडेज को बोला जाता है बेटा रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडिकल। और जो ऊपर की तरफ अपेंडेज निकलती है बेटा, इसको बोला जाता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल, ठीक है। तो प्लूम्यूल और रेडिकल ये दो अपेंडेज हैं, दो ब्रांच हैं। जब सीड जर्मिनेट करता है तो यही दो ब्रांचेस शुरू में निकलती हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो के ही पार्ट होते हैं प्लूम्यूल और रेडिकल, ठीक है। और यही एम्ब्रियो आगे जाके नया प्लांट देगा, राइट। तो जो प्लूम्यूल और रेडिकल आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर वो टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो पूरे प्लांट को क्या करेंगे? बनाएंगे। प्लूम्यूल में वो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि वो पार्ट्स बनाएंगे जो अबव द ग्राउंड प्रेजेंट है, और अबव द ग्राउंड मिलने वाले पार्ट को बोलते हैं हम शूट सिस्टम या शूट। और रेडिकल के अंदर, आर फॉर रेडिकल के अंदर वो टिश्यूज प्रेजेंट है जिसमें आर फॉर रूट सिस्टम बनाने के सारे टिश्यूज प्रेजेंट है। तो दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि जब भी सीड शीट जर्मिनेट करेगा तो जो प्लूम्यूल है वो शूट सिस्टम बनाएगा। शूट सिस्टम मतलब वो पार्ट जो अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होगा, अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होगा। और जो आपका रेडिकल है वो सिस्टम बनाएगा जो बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट होगा, विच इज रूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट सिस्टम इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड एंड शूट सिस्टम इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो शूट सिस्टम, ये एनसीईआरटी से उठाएगा डायग्राम है। आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहां पे आपको क्लियर कट दिखेगा ये लिखा हुआ। और इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी बात, अब देखते हैं जरा शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। अबव द ग्राउंड जो भी पार्ट आएंगे वो सारे शूट सिस्टम के पार्ट हो गए। जैसे कि बेटा फ्लावर, फ्लावर भी एक टाइप की शूट है। दूसरा स्टेम, स्टेम भी एक टाइप की शूट है, अबव द पार्ट है। तीसरा फ्रूट, फ्रूट भी एक टाइप की शूट है। लीफ, लीफ भी एक टाइप की शूट है। और आपके शूट बड्स, आपके शूट से निकलने वाले छोटे छोटे बड्स भी शूट का ही पार्ट हो गए। तीसरा नोड्स और इंटर नोड्स, बेटा ये सिर्फ और सिर्फ, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि मैं कोई भी स्टेम आपके सामने बना दूं एक नॉर्मल, तो एक स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि स्टेम के ऊपर आपको ऐसे निशान दिखेंगे कुछ, और ये जो आपको निशान दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज नोड्स। क्या बोलते हैं इनको हम? नोड्स बोलते हैं। इनके ऊपर बेटा, नोड्स पे वो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रोथ करने में मदद करते हैं प्लांट को। मतलब कोई भी नई ब्रांच आनी होगी तो कहाँ से आएगी? नोड से। कोई बड आना होगा तो कहाँ से आएगा? नोड से। फ्रूट ग्रो करना होगा तो कहाँ से आएगा? नोड से, ठीक है। तो नोड और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है इंटर नोड। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटर नोड। तो याद रखना है कि अगर बाहर से देखने में किसी पार्ट को आपको पहचानना है कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये रूट है या शूट है, तो एक बहुत ही बेसिक तरीका है पहचानने का। ढूंढो उस पे नोड दिख रही है क्या। अगर आपको नोड दिख रही है और इंटर नोड दिख रही है, नोड दिख रही है तो दो नोड के बीच के डिस्टेंस को ही इंटर नोड कहते हैं। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो वो शूट है, ठीक है। तो आपको सोचना भी नहीं है, वो स्टेम का पार्ट है। दूसरा है बेटा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में आपको क्या दिखती हैं? रूट्स दिखती हैं और रूट्स की ब्रांचेस दिखती हैं। और यहाँ पे जो रूट आपकी एनसीईआरटी ने दिखाई हुई है इस प्लांट के अंदर, ये टैप रूट दिखाई है। क्या होता है टैप रूट? अभी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये बात समझ लो कि टैप रूट में दो टाइप की रूट्स होती हैं। एक तो होता है प्राइमरी रूट और एक होता है सेकेंडरी रूट। तो ये दो टाइप की बेसिक रूट्स आपको दिखती ही दिखती है टैप रूट के अंदर, याद रखनी है आपको, ठीक है। टैप रूट दिखाया भाई, और भी टाइप की रूट होती हैं, अभी अगली स्लाइड्स पे वो हम पढ़ लेंगे, तो चिंता की बात नहीं है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक ही रूट सिस्टम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखो जरा क्या लिखती है एनसीईआरटी। तो ये दो स्टेटमेंट्स मैंने एनसीईआरटी में से ही उठाई है। कह रहा है ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब एंजियोस्पर्म्स, हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में ये बेसिक चीजें तो दिखती ही दिखती हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब एंजियोस्पर्म के अंडरग्राउंड पार्ट को कहते हैं हम रूट सिस्टम, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड द पार्ट अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है बेसिक डायग्राम जो सबसे पहला दिया आपकी एनसीईआरटी में वो कवर कर लिया। अब हम आज की क्लास का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो डिस्कस करते हैं, विच इज द रूट। तो हमने रूट डिस्कस करनी है आज की क्लास में। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट क्या क्या है, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ रूट हमको समझने हैं क्या क्या है। तो पहला दिया आपकी एनसीईआरटी में वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करना। तो ये तो बेसिक है, ये तो हमको छोटी क्लास से पता है कि भाई रूट पानी क्या होती है सॉइल के अंदर, तो वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन रूट का ही काम होता है। कौन कौन पार्ट्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। बट आपको याद रखना है कि सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन रूट का ही काम है। दूसरा, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज, मतलब जमीन से प्लांट को चिपका के रखना, होल्ड करके रखना प्लांट को, वो भी तो रूट का ही काम होता है, ठीक है। उसके बाद
स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, ये एक एक्स्ट्रा काम है जो कि रूट परफॉर्म करती है, लेकिन रूट का काम होता है क्या करना, एक्चुअल में फूड को स्टोर करना भी काम होता है रूट का। ठीक है, इसके अलावा एक और काम है जो आपकी एनसीईआरटी लिखती नहीं है बट आपको पता होना चाहिए बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बनाना। पीजीआर मतलब क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको आप प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स भी कहते हो। क्या बोलते हो इनको आप, प्लांट या फिर फाइटो हार्मोन्स। बेटा फाइटो हार्मोन्स जो कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, तो रूट में भी बनते हैं ये सारे के जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या प्लांट हार्मोन्स। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो रूट प्लांट हार्मोन्स भी बनाती है, ये बात आपको याद रखनी है, ये रूट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके अलावा वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन, एनकरेज प्रोवाइड करना, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट, रूट कितने टाइप की हो सकती है, तो 3 बेसिक टाइप की आपको रूट पढ़नी है। एक तो टैप रूट पढ़नी है बेटा, टैप रूट, दूसरी फाइब्रस रूट पढ़नी है, और तीसरी आपको पढ़नी है एडवेंटिशियस रूट। तो ये 3 टाइप की आपको बेसिक रूट के टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, 3 टाइप, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीनों पे अगली आने वाली कुछ स्लाइड्स हमारी रहने वाली है। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि टैप रूट जनरली आपको कौन से प्लांट्स में दिखती है, डाइकॉट्स में, और फाइब्रस रूट आपको किस में दिखती है, मोनोकॉट्स में। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट क्या है वो हम जब स्लाइड आएगी तभी समझ लेंगे, बट आपको ये 2 बातें तो पता ही होनी चाहिए कि फाइब्रस रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स एंड टैप रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट्स। मोस्ट कॉमनली डाइकॉट्स में ही दिखती हैं टैप रूट्स। चलो अब हम आते हैं बेटा किस पे, टैप रूट पे। तो टैप रूट मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी लिए हैं। ये जो पहला आपको डायग्राम दिख रहा है ये एनसीईआरटी से उठाया गया है। इसके अलावा आपको जितने भी डायग्राम यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे के सारे मैंने आपको समझाने के लिए लिए हैं, क्योंकि ये सारे टाइप की रूट आपने अपनी डेली लाइफ में देखी है। आप देखोगे तो दूसरा डायग्राम मैंने किसका लिया है, ये दूसरा डायग्राम मैंने रेडिश मूली का लिया है, तीसरा कैरेट का लिया है। उसके बाद आप देखोगे तो बीट रूट, आपने शलगम खाया होगा। ठीक है, अगर आपने टर्निप खाया तो आप समझ रहे होगे कि बीट रूट और टर्निप के बिल्कुल डायग्राम सेम दिख रहा है। इन सब में एक चीज कॉमन है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, इन सब के अंदर क्या होता है बेटा, इन सब के अंदर एक मेन रूट होती है जिसको बोला जाता है प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं इस मेन रूट को, प्राइमरी रूट। ये वो रूट होती है बेटा जो सीधा सीधा किससे डेवलप होती है, फ्रॉम रेडिकल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको कि जो प्राइमरी रूट होती है, जो मेजर रूट होती है, वो किससे निकलती है, सीधा रेडिकल से बनती है। इसके अलावा कौन सी रूट होती है, इसके अलावा जो रूट्स आएंगी बेटा जो इससे निकलेंगी एज अ ब्रांचिंग, उनको बोला जाता है सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट्स, अगर सेकेंडरी रूट्स के ऊपर भी ब्रांचिंग आ रही है तो फिर उनको बोला जाएगा टर्शरी रूट्स। लेकिन ये सारी लेटरल रूट्स हैं। सेकेंडरी रूट की बात करूं चाहे टर्शरी रूट की बात करूं, लेटरल मतलब ये मेन ब्रांच के साइड में आती हैं, साइड ब्रांच की तरह आती है मेन ब्रांच में। जो मेन ब्रांच है वो तो प्राइमरी रूट ही है। ठीक है, तो व्हाट इज अ टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम वो रूट सिस्टम है जिसमें एक मेन रूट होती है जो कि एकदम डीप सॉइल में जाएगी, एकदम डीप सॉइल में जाएगी, उसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। उससे ब्रांचिंग निकलेगी, जो डायरेक्ट ब्रांचिंग निकल रही है प्राइमरी से उसको कहेंगे सेकेंडरी रूट, और उससे जो निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, देन टर्शरी रूट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी वाले डायग्राम में चेक करो, लेटरल रूट शो किया हुआ है तो सेकेंडरी और टर्शरी रूट को, और प्राइमरी रूट को आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है मेन रूट। ठीक है, उसके बाद आप बेटा रेडिश का एग्जाम्पल देखोगे तो ये रही प्राइमरी रूट, यू कैन सी ओवर हियर, क्लियरली आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये प्राइमरी रूट है और इससे आपको लेटरल रूट्स निकलती हुई दिख रही है, राइट। बहुत ही सही। उसके बाद आप चेक करोगे तो आपको यहां पर दिख रहा है बेटा कैरेट के अंदर प्राइमरी रूट, और इससे आपको लेटरल रूट्स निकलती हुई दिखेंगी। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे बेटा बीट रूट के अंदर, तो ये क्या हो गई आपकी प्राइमरी रूट, उसके बाद आपको इससे क्या निकलती हुई दिखेंगी बेटा, लेटरल रूट्स। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट, क्या कह रही है एनसीईआरटी, यही उठाई गई है डेफिनेशन, इसी को आपको अपने नोट्स में एज इट इज ऐड कर लेना है। वो कह रहा है डाइकोटिलेडोनस, मतलब जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो रेडिकल होगा, ठीक है, रेडिकल वो प्राइमरी रूट बनाएगा विच बियर्स लेटरल रूट्स। ठीक है, और लेटरल रूट्स अलग अलग ऑर्डर्स की होंगी, अलग अलग ऑर्डर मतलब प्राइमरी से जो निकलेगी वो क्या होगी, सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो निकलेगी वो क्या होगी, टर्शरी, एंड सो ऑन, क्वार्टरनरी, एंड सो ऑन, मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेगी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टैप रूट। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, प्राइमरी रूट अलोंग विद लेटरल रूट फॉर्म द टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट और लेटरल रूट मिलके ही जो रूट सिस्टम के बनाती हैं उसी को आप कहते हो टैप रूट सिस्टम।
एग्जाम्पल क्या है टैप रूट सिस्टम का? तो बेटा मस्टर्ड और ग्राम, बिल्कुल एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है मस्टर्ड और ग्राम की रूट ऐसी दिखती है एग्जैक्टली उसके अलावा मैंने कुछ एग्जाम्पल और बता दिया आपको। रेडिश टैप रूट है, ठीक है, आपकी टर्निप टैप रूट है, आपका बीट रूट टैप रूट है, और आपका क्या हो गया, कैरेट टैप रूट है, ठीक है, कैरेट टैप रूट है। तो ये सब टैप रूट सिस्टम हो गए। अब जो चीज़ आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये या तो ये पहले थी एनसीईआरटी के अंदर अब उसको उड़ा दिया गया है, ठीक है, या फिर ये इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करी है क्योंकि इसके जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करते हुए आपको बिल्कुल भी लो फील ना हो, कॉन्फिडेंस में नीचे ना आ जाओ कि सर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो आ रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ के नहीं हो रहे हैं। तो उसका जस्ट एक कंपाइलेशन मैंने आपके सामने रख दिया है कि आपके नोट्स में जरूर होना चाहिए बेटा, नोट्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए। बाकी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ये वाला लेक्चर देखने के बाद रूट का एक बार एनसीईआरटी में रूट पढ़ना, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और रूट इतना आसान लगने लगेगा कि क्या ही बताया जाए, ठीक है। तो बिल्कुल उसमें टेंशन मत लो आप। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि आपके नोट्स में जरूर होनी चाहिए बेटा, ठीक है, बिल्कुल भी हम कॉन्फिडेंस लूज ना करें एमसीक्यू सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं फटाफट से कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में कौन कौन सी रूट है बेटा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट पढ़ने वाले हैं, मतलब इन सब में एक चीज तो कॉमन रहने वाली है। क्या रहेगी वो चीज कॉमन? कि सर प्राइमरी रूट रहने वाली है, प्राइमरी से जो निकलेंगी वो लेटरल रूट्स रहने वाली हैं, जिन लेटरल रूट्स में क्या क्या आ जाती हैं, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट एंड सो ऑन, ये सब रूट्स आ जाएंगी, ठीक है। क्या क्या काम हो सकता है बेटा? तो टैप रूट की मॉडिफिकेशन में काम होता है फूड स्टोरेज। जैसे कि हम जनरली रूट का काम क्या पढ़ते हैं, रूट का काम होता है वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, एनकरेज देना। लेकिन इसके अलावा कोई प्लांट की रूट स्पेशलाइज्ड कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही डेवलप हो जाए कि यही फंक्शन में सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, ठीक है, इसका काम है मेन ये करना, तो उसको हम यहां पर पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशंस में। तो फूड स्टोरेज के लिए कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आ सकती हैं? तो बेटा रेडिश, ठीक है, मूली, फूड स्टोरेज होता है उसके अंदर, तभी हम खाते हैं क्योंकि हमको फूड मिल रहा है, उसमें स्टोर्ड मटेरियल मिल रहा है। तो फ्यूजीफॉर्म रूट्स, ठीक है, फ्यूजीफॉर्म रूट, फ्यूजीफॉर्म शेप के बेसिस पे रखा गया, तो रेडिश की शेप को फ्यूजीफॉर्म शेप बोला जाता है और रेडिश इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजीफॉर्म रूट। कोनिकल रूट, तो एज द नेम सजेस्ट कि कौन शेप की रूट होगी, और ये प्राइमरी रूट है और ये सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं इससे, तो इन रूट्स को हम क्या बोलेंगे? कॉनिकल रूट्स। एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा कैरेट। नेपी फॉर्म रूट, नेपी फॉर्म बेटा फिर से शेप के बेसिस पे नाम रखा गया, और बीट रूट और टर्निप, आपके शलगम और आपका बीट रूट देखेंगे जब आप, चुकंदर जिसको आप कहते हो, तो ये प्राइमरी रूट हो गई, सेकेंडरी रूट हो गई, और ये आपके टैप रूट हैं। और ये तीनों ही रूट खाने में यूज होती हैं क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर है। अच्छा, एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम खा रहे हैं क्योंकि इनमें फूड स्टोर है। प्लांट के लिए क्या क्या काम है बेटा इसका, ठीक है, प्लांट के लिए ये चीज़ें, ये जो रूट्स हैं, ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के लिए काम की तरह काम करती हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा? ऐसे प्लांट्स जब जिनमें पतझड़ होता है, आप एग्जाम्पल लो जरा प्लांट्स का, ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स कुछ सीजन के लिए, एक सीजन के लिए जिनकी लीव्स गिर गई सारी, तो आप खुद सोचो, लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है, या कुछ ही ग्रीन प्लांट्स पार्ट में हो रहा है प्लांट के फोटोसिंथेसिस, तो ये प्लांट सर्वाइव कैसे करते हैं, ठीक है। आप उन प्लांट्स के बारे में सोचो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। कौन से प्लांट्स? जिनके अंदर लीव्स गिर गई, ठीक है, और फिर भी वो अगला सीजन आने पे फिर से जिंदा बच गए। मेरा सवाल ये है, जब लीव्स गिर गई, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ना के बराबर हो गई या खत्म हो गई, उस टाइम पे भी प्लांट के पार्ट्स कैसे सर्वाइव कर गए? इनको खाना कौन दे रहा है? तो इनको खाना उस टाइम पे देती हैं बेटा रूट्स। होता क्या है? होता कुछ ऐसा है कि जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये फूड जाकर स्टोर कर देते हैं कहाँ पर? एक्चुअल में रूट के अंदर, जो कि अनलाइक रूट्स इनका ये काम करते हैं। मतलब रूट्स का जनरल काम नहीं है बेटा, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि ये फूड स्टोर कर देते हैं रूट के अंदर, और जब इनकी लीव्स नहीं होती है, ठीक है, जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं लीव से, तब रूट से फूड निकल के कहाँ पे जाता है? ऊपर वाले पार्ट्स में, और इनको जिंदा रखता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई मैंने आपको। अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो इसको सोचकर देखना मैंने क्या बोला, और आपको ये एग्जाम्पल्स अपने नोट्स के अंदर बस ऐड कर लेने हैं। बाकी मैं रेडिश, कैरेट और बीट रूट या टर्निप का आपको डायग्राम पहले से समझा चुका हूँ। दूसरा मॉडिफिकेशन टैप रूट का, रेस्पिरेटरी रूट्स, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही हैं रूट्स। कैसे सर? तो बताता हूं बेटा। एक प्लांट है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक मैनग्रूव प्लांट है। मैनग्रूव मतलब ये दलदल वाले एरिया में रहता है बेटा, मार्शी एरिया में। दलदल वाले एरिया में क्या होता है? दलदल वाले एरिया में जो जमीन है उसमें इतना पानी स्टोर है, ठीक है, पानी इतना ज़्यादा है कि ऑक्सीजन जितनी भी ट्रैप्ड है सॉइल के अंदर, वो सारी की सारी बाहर
निकल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जिन पॉकेट्स में प्रेजेंट होती है सॉइल में, वहां पे कौन भर चुका है? पानी। तो पानी ने ऑक्सीजन की जगह ले ली। अब अगर रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए रूट्स को ऑक्सीजन? भाई रूट्स में भी सेल हैं। अगर रूट में सेल हैं और प्लांट एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन चाहिए उसको एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो अगर ऑक्सीजन बची ही नहीं सॉइल के अंदर, पानी ने सारी जगह ले ली, तो अब इसको रेस्पिरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस रूट को मॉडिफाई होना पड़ेगा। इसीलिए सारे प्लांट दलदल में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रूट हैं वो अपने सर्वाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं वो सॉइल से ही लेते हैं बेटा। ठीक है, वो सॉइल से ही लेंगे। सॉइल में बेटा एयर पॉकेट्स प्रेजेंट होती है, यहीं से ऑक्सीजन जो है वो रूट लेती हैं। ठीक है, सर्वाइव होने के लिए। लेकिन लेट से मेरे छत पे एक गमला है, उसमें पौधा लगा हुआ है, और मैं डेली जाकर उस गमले को पूरा ऊपर तक पानी से भर देता हूँ, और इस बात से अगर मैं खुश हो जाता हूँ कि मैंने पौधे का बहुत ज़्यादा फायदा कर दिया, मैं तो पानी कम ही नहीं होने दे रहा हूँ, एकदम ऊपर तक टॉप तक भर देता हूँ पूरा गमला पानी से, तो एक्चुअल में क्या वो प्लांट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा? या हो सकता है उसकी रूट्स की डेथ हो जाए ड्यू टू व्हाट? लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि वहाँ पे जो पॉकेट्स थी सॉइल के अंदर, जो पॉकेट्स में ऑक्सीजन थी, मैंने जैसे ही पानी डाला, अब उन पॉकेट्स की जगह पानी ने ले ली, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो गई और रूट्स की डेथ होने लगेगी। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझाने के लिए मैंने पूरी कहानी बताई कि आप ये मेरी बात मानो, ये मेरी बात मानो कि पानी के बहुत ज़्यादा होना पानी सॉइल के अंदर भी अच्छी बात नहीं होती है प्लांट्स के लिए। तो दलदल में प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी रूट्स में एक मॉडिफिकेशन हो गई है बेटा। क्या हुई है मैं बताता हूँ। तो आपको ये टैप रूट दिख रही है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी रूट दिख रही हैं। इसी टैप रूट से एक लेटरल ब्रांच निकलेगी और ये ब्रांच ऊपर की तरफ ग्रो करने लगेगी बेटा। सॉइल में कहाँ ग्रो करने लगेगी? ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब ग्रेविटी के ऑपोजिट, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिक। नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और एक्चुअल में ये रूट पानी के बाहर आकर क्या करती है? तो ये रूट पानी के बाहर आकर ऑक्सीजन लेने का काम करती है, रेस्पिरेशन का काम करती है। और इन रूट्स को बोला जाता है न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स याद रखना है आपको। तो न्यूमैटोफोर्स मतलब क्या? रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स कहाँ मिलती है? दलदल में। दलदल में जो प्लांट मिलता है, एग्जाम्पल दो दलदल में मिलने वाले प्लांट्स का। राइजोफोरा। ठीक है, मैनग्रूव प्लांट्स कहते हैं इन प्लांट्स को, दलदल में मिलने वाले प्लांट्स को। तो राइजोफोरा। रेस्पिरेटरी रूट्स ग्रो अबव द सॉइल। सारे पॉइंट्स आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, लेकिन अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि क्योंकि एनसीईआरटी से हट चुका है तो इसका एग्जाम में आने का चांस भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने नोट्स में जरूर ऐड करना है आपको कि न्यूमैटोफोर्स का एग्जाम्पल है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक दलदल में मिलने वाला प्लांट है, और इसकी जो रूट्स हो गई न्यूमैटोफोर्स, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ऑक्सीजन लेने में। ठीक है, उसके बाद बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली रूट्स, मतलब ऐसी रूट्स जिनके जिनके साथ आकर कौन चिपक चुका है? एक बैक्टीरिया। ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है बेटा। सिम्बायोटिक मतलब होता है जब बैक्टीरिया रूट्स के साथ आकर एक एसोसिएशन में रहने लगे, जिसमें बैक्टीरिया का भी फायदा होने लगे और रूट का भी फायदा होने लगे। ठीक है, बैक्टीरिया का क्या फायदा हो रहा है? बैक्टीरिया को ग्रोथ कंडीशंस मिल रही हैं, बैक्टीरिया को शेल्टर मिल रहा है। और रूट का क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो रूट में जो सॉइल होगी उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट, रूट का नाइट्रोजन अमाउंट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाएगी इस प्लांट के लिए, और प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ जाती है उन प्लांट्स में जिनमें राइजोबियम आकर रहता है उसके साथ। तो दिस इज नॉट एन इन्फेक्शन, दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोसिस मतलब कि साथ में रह रहे हैं दोनों, और एक का भी फायदा और दूसरे का भी फायदा। ठीक है, दोनों के मजे ही मजे। ठीक है, दोनों साथ में रह रहे हैं और दोनों का एक दूसरे का फायदा हो रहा है। ठीक है, और इन रूट्स को कहते हैं नोड्यूलेटेड। नोड्यूलेटेड क्यों? क्योंकि जब राइजोबियम आके रहता है तो प्लांट्स के अंदर नोड्यूल बन जाते हैं, इनको कहते हैं नोड्यूल। ठीक है, तो दीज आर नोड्यूल्स। तो आपको रूट के अंदर नोड्यूल दिखने लगेंगे। और क्यों बनते हैं नोड्यूल? फॉर्म ड्यू टू बैक्टीरिया राइजोबियम। और कौन कौन से प्लांट में दिखते हैं बेटा आपको? ये दिखेगा पी और ग्राम जैसे प्लांट्स में। ठीक है, तो ये पी ग्राम इन सब प्लांट्स के अंदर आपको क्या दिखता है? राइजोबियम का एसोसिएशन दिखता है, और नाइट्रोजन कंटेंट क्या होता है यहाँ पे? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लास्ट इज रिप्रोडक्टिव रूट। ठीक है, बस इसको लिखकर छोड़ दो। रिप्रोडक्टिव रूट बेटा शीशम वुड, डलबर्जिया सीसो बोलते हैं उसको। यहाँ पे क्या होता है? रूट पे बेटा बड आता है जिसको कहते हैं रेडिकल बड। ये रेडिकल बड क्या होगा? ये डिटैच होगा प्लांट से, रूट के ऊपर आ रहा है बड, और डिटैच होके एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो प्लांट की रूट में बड आ जा रहा है। ठीक है, और ये बड क्या कर रहा है? ग्रो होके नया प्लांट बना दे रहा है, तो ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है एक प्रकार से। राइट, सो दिस वाज मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट।
अब हम आ जाते हैं बेटा फाइब्रस रूट के ऊपर। तो फाइब्रस रूट के जरा आप कंडीशंस और डायग्राम देखो, फाइब्रस रूट में क्या दिखता है। फाइब्रस रूट भी बेटा शुरू में क्या होती है, शुरू में फाइब्रस रूट रेडिकल से ग्रो होती है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहां पर रेडिकल से एक रूट, प्राइमरी रूट ग्रो हुई, लेकिन ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड मतलब ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड हम उस चीज़ को बोलेंगे या तो वो बाद में डीजनरेट हो जाए, झड़ जाए प्लांट से, ठीक है, या वो मर जाए वो पार्ट, ठीक है, या फिर उसकी जगह कोई दूसरे पार्ट्स ले लें, तो उनको कहते हैं शॉर्ट लिव्ड। तो दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, फाइब्रस रूट वो रूट जो शॉर्ट लिव्ड होंगी, जिसमें प्राइमरी रूट बनती तो है, रेडिकल से ही बनती है, बट वो शॉर्ट लिव्ड होती है। बाद में क्या होता है, बाद में इस रूट के जाने के बाद छोटी छोटी इक्वल साइज की पतली पतली फाइबर जैसी, धागे जैसी मल्टीपल रूट्स इक्वल साइज की होती हैं लगभग, बहुत डीप सॉइल में नहीं जाएगी ये, ठीक है, ले लेती हैं जगह, और इनको बोलते हैं फाइब्रस रूट। और नाम भी सोचोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप नाम सोचोगे तो आप फील करोगे इस बात को कि फाइबर जैसी रूट, तो धागे जैसी रूट्स, फाइब्रस रूट्स। डायग्राम देखो आपको समझ में आएगा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, फाइब्रस रूट का डायग्राम दिख रहा है। ये मिट्टी है बहुत सारी, इसलिए थोड़ा सा डार्क अपीयरेंस है, बट ये बहुत सारी फाइब्रस रूट है। ये वाले डायग्राम में अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। आप ये वाला डायग्राम देखोगे तो ये आपको किसका डायग्राम दिखेगा, ये आपको वीट का डायग्राम दिखेगा, ठीक है। आप ये देखो डायग्राम जरा, यहां पे भी आपको क्या दिख रही है, फाइब्रस रूट सॉइल के अंदर अच्छे से दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन एक बात आप गेस कर सकते हो यहां पर कि टैप रूट के पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उस पर प्राइमरी रूट जिंदा रहती है, और ये प्राइमरी रूट जमीन के नीचे जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। तो आपको क्या लगता है, जितने भी बड़े ट्रीज होंगे, बहुत बड़े बड़े ट्रीज, उनको संभालने के लिए कौन सा रूट सिस्टम होता होगा या ज्यादा अच्छा है रूट सिस्टम, फाइब्रस की टैप रूट सिस्टम। तो बिल्कुल सही सोचा आपने कि क्योंकि टैप रूट सिस्टम ज्यादा डीप में जा सकती हैं सॉइल के अंदर, तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा अच्छा एनकरेज, मतलब ज्यादा अच्छा होल्ड मिलेगा ट्री को। तो डाइकॉट जनरली लार्ज ट्रीज, बड़े ट्री वाले प्लांट होते हैं, ठीक है। इसीलिए डाइकॉट्स में मैंने आपको वहां पे बोला था कि डाइकॉट्स के अंदर आपको ज्यादातर टैप रूट दिखती है, ठीक है। और जो छोटे प्लांट होते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है, ये सब प्लांट्स हो गए, छोटे प्लांट्स हैं, बहुत बड़े प्लांट्स नहीं हैं, ये मोनोकॉट्स हैं। इनको संभालने के लिए आपकी फाइब्रस रूट्स काफ़ी हैं। तो देखो जरा क्या बोल रहा है, इन मोनोकॉटिलेडन्स मतलब मोनोकॉट्स के अंदर प्राइमरी रूट बनती तो है, बट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स एट द बेस ऑफ स्टेम, ठीक है। बाद में क्या होता है, इनमें लार्ज नंबर ऑफ रूट्स आ जाती हैं फाइबर जैसी, ठीक है, टू कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। और ये मिलके क्या बनाती है, कौन सा रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस रूट सिस्टम, तो वीट, राइस, मेज, ये सब क्या हो गए आपके, ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए। होपफुली आपको दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। इसमें क्या होता है, जो रूट आती है वो पार्ट अदर देन रेडिकल से आ रही है, ठीक है। मतलब जो एक्सपेक्टेड पार्ट है जो रूट को बनाता है रेडिकल, उससे नहीं आ रही है रूट, रूट किसी दूसरे पार्ट से आ रही है। कौन कौन से पार्ट से आ सकती है, तो भाई कोई भी पार्ट अदर देन रेडिकल, एक्चुअल में यही है डेफिनेशन, ठीक है। कोई भी पार्ट अदर देन रेडिकल मतलब वो रूट जो स्टेम से आ रही हो, वो रूट जो लीफ से आ रही हो, ठीक है, वो रूट जो कि कोई भी पार्ट अदर देन स्टेम रेडिकल से आ रही हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका डायग्राम्स हम डिस्कस करेंगे। वो कह रहा था रूट दैट अराइजेस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बिसाइड रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के बाकी किसी भी पार्ट से आ रही हो तो उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। और ये रूट्स प्लांट्स के लिए और भी अलग अलग तरीके के काम कर सकती है, इसलिए इसका मॉडिफिकेशन भी हम देखेंगे अपने नोट्स में ऐड करने के लिए। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं बेटा, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री, मेज। मैंने ऊपर किस किस के एग्जाम्पल लिए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लिए हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये वाला एग्जाम्पल बना हुआ है बेटा, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो आपको रूट दिख रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देखना, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि यहाँ पे जो रूट दिख रही हैं ये स्टेम से आ रही है, दिस इज स्टेम, ये स्टेम है, इससे रूट्स निकल रही हैं, ये स्टेम है, इससे ये रूट्स निकल रही हैं, इसीलिए इन रूट्स को क्या बोल रहे हैं हम, एडवेंटिशियस रूट। देखो जरा और अच्छे से ऊपर वाला डायग्राम देखो बेटा, ये डायग्राम मैंने बैनियन ट्री का लिया है। किसका डायग्राम लिया है, बैनियन ट्री। बैनियन ट्री में क्या होता है, बैनियन ट्री में ये मेन ब्रांच, बीच में मेन स्टेम है, ये आ रही है इसकी स्टेम की ब्रांच, और आप चेक करोगे स्टेम की ब्रांच से नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर्स लटक रहे हैं इतने सारे, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर जो लटक रहे हैं बैनियन ट्री से, ये सब के सब रूट है, रूट हैं बेटा,
ठीक है, सब के सब रूट हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, और ये जो रूट है ना, ये सपोर्टिंग रूट्स कहलाती हैं। ठीक है, इन रूट्स को हम कॉलमनर रूट भी कहते हैं, कॉलम का काम करेगी। कॉलम मतलब जैसे हमारे घरों में पिलर्स लगे होते हैं ना बेटा, पिलर रूट्स, तो ये पिलर का काम करती हैं बैनियन ट्री के लिए। इसलिए बैनियन ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फैल सकता है। फैल सकता है मतलब वो क्या करेगा, अपना गर्थ बढ़ा सकता है। ठीक है, जितना हो सके वो ग्रो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होती रहती हैं, ये कॉलम रूट्स आती रहेंगी। पहले ये ग्रो होंगी स्टेम से, फिर ये ज़मीन की तरफ क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, और एट दी एंड ज़मीन की तरफ ग्रो करने के बाद ये सॉइल में एंटर कर जाएंगी। फिर ये सपोर्ट करेंगी किसको, फिर ये सपोर्ट करेंगी आपके प्लांट ट्री को, पूरे प्लांट को। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है बेटा। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने शायद सुना हो, नहीं सुना होगा तो द ग्रेट बैनियन ट्री के बारे में बेटा जरूर सर्च करना। ठीक है, जरूर सर्च करना। आचार्य चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन बेटा हमारी कंट्री में कलकत्ता के पास हावड़ा के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, लार्जेस्ट ट्री स्पीशीज ऑन अर्थ जिसके नाम पर है, उस ट्री का नाम है द ग्रेट बैनियन ट्री। वो ग्रेट बैनियन ट्री इतना बड़ा है, कितना साल पुराना है, तो उसकी एस्टिमेटेड एज लगाई गई है कि वो लगभग 250 साल पुराना है। ठीक है, और इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुन लो जरा। ठीक है, वरना आप अपने आप से भी एक बार रिसर्च करना। ठीक है, यू विल बी वेरी फैसिनेटेड टू नो कि भाई 14,500 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 14,500 स्क्वायर मीटर का सरफेस एरिया एक प्लांट ने घेर रखा है, सिर्फ एक प्लांट। इस एक प्लांट के पास जो मैंने एग्जाम्पल बताया, 3,000 से भी ज्यादा, 3,000 से भी ज्यादा प्रॉप रूट्स हैं। मतलब कितने स्ट्रक्चर्स हैं, कितनी रूट्स हैं जो इससे निकल के जमीन में जा रही हैं, तो 3,000 से भी ज्यादा काउंटिंग करोगे तो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अब मैं बता रहा हूं इस प्लांट के बारे में कि 1925 सन 1925 के अंदर इसकी मेन स्टेम के अंदर, इस प्लांट की जो कलकत्ता में है, वो कलकत्ता के पास है, उसकी बात कर रहा हूं, उसके अंदर मेन स्टेम के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गया था 1925। ठीक है, लगभग बेटा 100 साल होने वाले हैं इस बात को, के अंदर फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उसको काटना पड़ा। और अब तक ये प्लांट सरवाइव कर रहा है, अभी तक ग्रो कर रहा है। किसकी बदौलत? अपनी प्रॉप रूट्स की बदौलत, मतलब इन कॉलमनर रूट्स की बदौलत। मेन स्टेम है ही नहीं, उसको काटना पड़ा क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हो गया था, और बाकी पार्ट्स को बचाने के लिए मेन स्टेम ही काट दी। ठीक है, जब आप डायग्राम्स देखोगे, जब आप इमेज देखोगे वहां की, ठीक है, जब आप इमेज देखोगे बोटानिकल गार्डन की, द ग्रेट इंडियन बैनियन ट्री की, तो यू विल फील कि भाई ये तो एक पेड़ लग ही नहीं रहा है, ये तो पूरा जंगल लग रहा है। और एक्चुअल में ऐसा है, इतना ज्यादा सरफेस एरिया घेर रखा है उसने कि वो जंगल लगता है। वेरी इंटरेस्टिंग, सर्च जरूर करना, यू विल बी फैसिनेटेड। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा ये क्या रूट बनाई है मैंने। तो ये रूट बेटा आपको शुगर केन में दिखती है या फिर वीट में दिखती है। इन रूट्स के अंदर क्या होता है, ऐसे प्लांट जो कि बहुत लंबे हैं हाइट में, और उनमें फाइब्रस रूट है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बड़े ट्री से, लंबे। शुगर केन देखते हो आप, गन्ना बहुत लंबा होता है हाइट में। ठीक है, तो इतनी छोटी फाइब्रस रूट अगर हवा चलेगी तो शायद सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ना हो, तो उस केस में क्या होता है बेटा, जो जो स्टेम में लोअर नोड्स होते हैं ना, इनसे रूट्स निकलकर ज़मीन के अंदर जाकर धंस जाती है। ठीक है, धंस जाएगी बिल्कुल। और ये क्या करती हैं, और ये सपोर्ट करती हैं अब इसको। ठीक है, एकदम सपोर्ट करेंगी। जैसे आपने कभी देखा होगा दशहरे पे हम रावण को कैसे सपोर्ट करते हैं, उसको चारों तरफ से रस्सियों से बांध देते हैं। तो आप क्या करो, शुगर केन प्लांट को रावण समझ लो। ठीक है, और इसको चारों तरफ से सपोर्ट करने के लिए क्या किया, चारों तरफ से सपोर्ट करने के लिए लोअर नोड से ये रूट्स निकलने लगी, जिन और जमीन में धंस गई। और इन रूट्स का नाम होता है क्या, इन रूट्स का नाम होता है स्टिल्ट रूट। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लोअर नोड है, ये स्टेम है, स्टेम के नीचे होगी फाइब्रस रूट, लेकिन ये जो आपको रूट दिख रही है, जो लोअर नोड से निकल के एक्चुअल में स्टेम से निकल रही है, इसलिए तो एडवेंटिशियस बोल रहे हैं, स्टेम से निकल के कहाँ जा रही है, आपके सॉइल में जा रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। वेरी गुड। अगला जो है बेटा, ये आपको दिखेगा पीपल का एग्जाम्पल। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, किसका लिया है, पीपल का लिया है। ठीक है, तो आप देखोगे कभी मंदिरों वगैरह में, तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ होगी बेटा, ये भी आपके स्टेम से निकलती है ये रूट्स। और कहाँ ग्रो करती हैं, ये रूट्स ग्रो कर रही हैं पैरेलल टू द ग्राउंड। और पैरेलल टू द ग्राउंड क्यों ग्रो कर रही हैं, ताकि ये बड़े से पीपल के पेड़ को नीचे क्या कर पाए, बेस प्रोवाइड कर पाए, बेस प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, ताकि ये पीपल के पेड़ को एक्स्ट्रा क्या मिले, स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, तो सपोर्टिंग रूट है बेटा ये भी। ठीक है, जैसे ये भी आपके बैनियन ट्री की भी सपोर्टिंग रूट थी,
शुगर केन की भी सपोर्टिंग रूट थी, या वीट का भी एग्जाम्पल यही है, और सॉरी मेज का एग्जाम्पल भी यही है। और तीसरा क्या हो गया आपका, पीपल। पीपल में भी ये जो रूट दिख रही है इनको कहते हैं बटरेस रूट्स। अगली स्लाइड पे मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नाम पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ कि आप ये नाम अभी याद कर लो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। तो चीज़ों को समझते जाओ बस। अगला क्या है बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। बिल्कुल जैसा मैंने आपको टैप रूट में बोला था, वही कॉपी पेस्ट चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये रूट्स आपके नोट्स में होनी चाहिए एग्जैक्टली एनसीईआरटी में। अब इनके एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलने वाले हैं ढूंढने जाओगे तो, ठीक है, बट आपके नोट्स में डायरेक्टली ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो इनसे पाला पड़ेगा। तो नोट्स में लिख के छोड़ दो और एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी रट लो अच्छे से, खत्म हो गई बात। चलो देखते हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट कौन कौन सी होंगी। तो पहला सपोर्ट के लिए कौन कौन सी एडवेंटिशियस रूट है, तो देखो कॉलमनर या प्रॉप रूट, ये डायग्राम भी बना दिया, ब्रांच से नीचे की तरफ रूट आ रही है विच इज प्रॉप रूट। एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, बैनियन ट्री, ठीक है। फाइकस आपका क्या हो गया, बेंगेलेंसिस, ठीक है, साइंटिफिक नेम है बैनियन ट्री का। स्टिल्ट रूट क्या हो गई, लोअर नोट से निकल रही है, शुगर केन और मेज एग्जाम्पल बताया। बटरेस रूट क्या हो गई, बिल्कुल बेस ऑफ स्टेम से आपके क्या निकल रही है, नीचे की तरफ पैरेलल टू द ग्राउंड रूट निकलती हैं, जो क्या बनाती हैं, बेस बनाती हैं, इसलिए नाम पड़ा बटरेस रूट, बेस वाली रूट, ठीक है। और पीपल ट्री क्या हो गया इसका एग्जाम्पल। स्टोरेज में बेटा याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो कभी आप देखोगे शकरकंदी को तो उसको खाते हुए नोटिस करना, शकरकंदी पे आपको नोड्स और इंटर नोड्स नहीं दिखेंगे, कोई भी निशान नहीं दिखता है शकरकंदी पे आपको, राइट। तो शकरकंदी का जो एग्जाम्पल हो गया, शकरकंदी एक रूट है, और वो कौन सी रूट है, ट्यूबरस। ट्यूबरस मतलब ऐसी रूट जिनके अंदर फूड स्टोर होता है और जिनकी कोई स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक शेप नहीं है, ट्यूबर लाइक शेप है जिसकी, ठीक है। तो आइपोमिया बटाटा साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है स्वीट पोटैटो का, बट यू शुड नो स्वीट पोटैटो इज एन एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। स्वीट पोटैटो आपकी रेडिकल से नहीं बनती है, ये स्टेम से बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट अदर फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं बेटा, फटाफट से टॉपिक खत्म करते हैं, आपके नोट्स में ऐड कर लेना है इसको जल्द से जाके। एसिमिलेटरी रूट्स हो सकती हैं बेटा, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं उनको कहते हैं एसिमिलेटरी रूट्स। जैसे सिंघाड़ा, सिंघाड़े की जो रूट्स होती हैं बेटा वो ग्रीन होती हैं और पानी के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। पानी में ग्रो कराया जाता है सिंघाड़ा और पानी के ऊपर आ जाएगी ग्रीन कलर की रूट्स और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। फोटोसिंथेसिस तो सर काम नहीं होता है रूट का, एक्चुअली सही कह रहे हैं आप, इसीलिए हमने इसको कहाँ डाला, अदर फंक्शंस में डाला, कि रेयरली ही ये फंक्शन रूट शो करती है, बट हाँ हमने लिख लिया क्योंकि इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट आपको दिखेगा पोथोस, मनी प्लांट में दिखेगा बेटा, नोटिस करना आपके घर में या पड़ोसी के घर में मनी प्लांट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही चुराते हैं मनी प्लांट साथ में पड़ोसी के वगैरह के घर से, तो कभी चुराते हुए देखना, ठीक है, कि वो उस प्लांट में आपको क्या दिखेगा, उस प्लांट के अंदर रूट के अंदर आपको क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इसी की मदद से बेटा मनी प्लांट क्या करता है कि मनी प्लांट के आप क्या करो, गमले के अंदर एक स्टिक ग्रो करा दो तो मनी प्लांट उसके ऊपर ऐसे लिपट के ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, तो ये क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है रूट। समझ में आ गई मेरी बात। तो क्लाइंबिंग रूट्स को कहते हैं हम क्या बेटा, मनी प्लांट्स की रूट्स। उसके बाद एपिफिटिक रूट्स, एपिफिटिक मतलब क्या हो गया, किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करने के लिए जो हेल्प कर रही हैं रूट्स, ठीक है, और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं रूट्स। एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब प्लांट, तो किसी दूसरे प्लांट पे रूट अगर हेल्प कर रही है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली रूट्स। तो ये ऐसी रूट्स होती हैं जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करेंगी और उनकी सरफेस से पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी, तो ऑर्किड्स में दिखती है। दूसरा पैरासिटिक रूट्स, तो पैरासिटिक प्लांट का आपने एग्जाम्पल पढ़ा बेटा कसकटा छोटी क्लासेस में, तो पैरासिटिक रूट्स का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, और ये मनी प्लांट से अलग कैसे। तो लेट अस कंसिडर आपके पास एक ट्री है, ठीक है, और साथ में है आपके कसकटा। कसकटा क्या करेगा, इस ट्री के ऊपर क्लाइंब तो करेगा ही करेगा, साथ में ये अपनी रूट्स को धंसा देगा, मतलब अपनी रूट्स को एम्बेड कर देगा ट्री के अंदर, और अपनी जाइलम फ्लोएम को इस ट्री की जाइलम फ्लोएम के साथ चिपका देगा। अब जब जब ये ट्री अपने लिए जाइलम से पानी या मिनरल लेके जाएगा, इसने बाईपास बना लिया, ये टैक्स काट लेगा, मतलब ये वहाँ से एब्जॉर्ब करने लगेगा चीज़ों को। जब जब यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम इसका खाना लेके जाएगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए इसको पैरासिटिक बोला जा रहा है। सर मनी प्लांट को भी पैरासिटिक बोल सकते हैं क्या, अगर मनी प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है? आंसर इज नो। मनी प्लांट न्यूट्रिशन नहीं लेता है दूसरे प्लांट से, बिल्कुल भी। सिमिलरली ऑर्किड्स भी न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, खाना नहीं ले रहे हैं,
दूसरे प्लांट का। इसलिए ना ही ऑर्किड ना ही मनी प्लांट पैरासिटिक है। पैरासिटिक सिर्फ कसकटा है, क्योंकि पैरासिटिक तभी बोलेंगे जब वो सामने वाले ऑर्गेनिज्म या प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा हो। पैरासिटिक एक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रूट्स अगर किसी चीज़ में हेल्प कर रही हैं, जैसे कसकटा में प्लांट के अंदर धंस जाती हैं ट्री के अंदर और वहां से न्यूट्रिशन लेती हैं, तो वो हो गई पैरासिटिक रूट्स। दूसरा एपिफिटिक रूट्स कौन सी हो गई, जो प्लांट के ऊपर ग्रो करने में मदद करेगी। क्लाइंबिंग रूट्स चढ़ने में मदद करेगी। एसिमिलेटरी रूट्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी। और ये सारी ही रूट्स एडवेंटिशियस रूट है, किसी भी वक्त भूलना नहीं। एग्जाम्पल बताओ, स्वीट पोटैटो कैसी रूट है, एडवेंटिशियस रूट। खत्म हो गई बात, बहुत ही बढ़िया। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीजन ऑफ रूट टिप। ठीक है, मतलब अगर आपने एक रूट टिप काटी तो आपको मॉर्फोलॉजिकली क्या क्या रीजन्स दिखेंगे उसके अंदर। तो फटाफट देखो, एक रूट टिप काटने के बाद जब आप उसको लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देखोगे जनरली, तो आपको क्या क्या दिखने वाला है। तो आपको उसमें दिखेगा क्या, रूट कैप, बाहर से देखने में भी। ठीक है, रूट कैप दिखेगा। रूट कैप बेटा एक थंब लाइक, थंब के लिए यूज होता है थिम्बल, तो एक थंब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअल में रूट के टिप को प्रोटेक्ट करता है। ये क्वेश्चन है कि सर टिप को प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि रूट के टिप के ऊपर बेटा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए रीजन होता है। ये क्या होता है सर, तो आपने मेरिस्टेमेटिक सेल्स पढ़े होंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट्स में कौन से सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट्स में वो सेल होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ डिवाइड करना। ये डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो नए सेल्स कौन बना रहा है एक्चुअल में, आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स। उसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होगा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो नए बन रहे हैं ये इसके ऊपर प्रेजेंट रीजन में, जस्ट अबव दी फ्यू मिलीमीटर्स अबव दी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जो आपका रीजन है इसके जस्ट ऊपर जो रीजन आता है उसको कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, सेल्स इलोंगेट होते हैं। सेल्स का साइज क्या होता है, बढ़ता है। सेल का साइज बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है प्लांट सेल का साइज, याद रखना है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बढ़ता है। वैक्यूल का साइज, तो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, प्लांट सेल का साइज बढ़ेगा, रूट इलोंगेट होगी। तो आपसे कोई भी पूछे कि रूट का लेंथ बढ़ने में कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन। और क्या होता है, इसी रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं, इलोंगेशन के बाद ये सेल्स मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर मतलब अब इनको अपना अपना काम पता चल जाएगा। तो पहले सेल डिवाइड हुए, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरिस्टेमेटिक जोन में, फिर सेल ने अपना साइज बड़ा किया रीजन ऑफ इलोंगेशन में, फिर ये सेल्स क्या हो गए बेटा, मैच्योर हो गए। अब ये सेल्स क्या करने लगे, ये सेल्स जाइलम के सेल्स बन गए, फ्लोएम के सेल्स बन गए, ये सेल्स कुछ और दूसरा काम करने लगे। ठीक है, और अब वो जिस रीजन में आ जाएंगे सेल्स, उनको बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही आपको रूट हेयर निकलते हुए दिखते हैं। तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए दिख रहे हैं, दीज आर रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स की क्या जरूरत है प्लांट, आपके प्लांट के रूट्स के अंदर, क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है बेटा। सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं रूट हेयर्स, तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लांट को ज़्यादा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने को मिलेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सारी बातें फिर से देखो। आपको सबसे पहले टिप के ऊपर रूट कैप दिखेगा। रूट कैप का इंपॉर्टेंस है कि जब जमीन में जाएगी रूट, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये ग्रोइंग सेल्स है प्लांट में, यही ग्रोथ करते हैं। ग्रो होने के बाद सेल इलोंगेट कहाँ करेगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन में। फिर मैच्योर होने के बाद किस रीजन में दिखेगा सेल, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। रूट हेयर किस रीजन से आते हैं, तो रूट हेयर आते हैं आपके रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ABCD मार्क करने को आता है, और प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चंस भी आए हैं बहुत सारे, अभी देखेंगे हम क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, जो समझा दिया उसी को यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या वही समझा जो एनसीईआरटी में लिखा है। एग्जैक्टली वही एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, वो कह रहा था रूट इज कवर्ड बाय एट द एपेक्स, टिप के ऊपर रूट कवर्ड है बाय थिम्बल लाइक, थंब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट कैप। क्या काम है रूट कैप का, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। वो कह रहा है जब भी ये रूट की जो स्टेम है वो सॉइल में नीचे की तरफ जाएगी, तो यही थंब लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप उसको प्रोटेक्ट करेगा। सिंपल, ठीक है। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप के जस्ट ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो आपको कौन सा रीजन दिखेगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या काम है इस रीजन का, इस रीजन में आपको वो सेल दिखेंगे जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल का फीचर है बेटा ये कि मेरिस्टेमेटिक सेल छोटे होते हैं, पतली वॉल होती है मेरिस्टेमेटिक सेल की, और साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या रहेगा इनका, बहुत ही डेंस। ठीक है, डेंस मतलब बहुत ही गाढ़ा दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप में। दे डिवाइड रिपीटेडली। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का आपको काम अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो पता होना चाहिए, सुन लो आज और याद रखना आगे से कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम होता है बार बार डिवाइड करना। क्या होगा फिर डिवीजन के बाद, तो इसके ऊपर का रीजन प्रॉक्सिमल बोलते हैं इसको, द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन। इस रीजन के ऊपर जो सेल्स आएंगे
वो रैपिड इलोंगेशन, बहुत तेजी से इलोंगेट करते हैं, एनलार्ज, बड़े हो जाते हैं, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। और यही सेल्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके इसके लिए रूट की लेंथ बढ़ने के लिए। दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इलोंगेशन। इस रीजन को हम कहते हैं क्या? रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट हो जाते हैं बेटा, मैच्योर हो जाएंगे इस रीजन के सेल्स, और मैच्योर होने के बाद, डिफरेंशिएट मतलब होता है बेटा इनको अपना काम पता चल चुका है, ठीक है, अब ये मैच्योर हो चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशिएट हो जाना, ठीक है। हेंस दिस जोन इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। और इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर कौन सा जोन है? जोन ऑफ या रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि यहां पर सेल क्या हो जाएंगे बेटा, पहले इलोंगेट होंगे, और इलोंगेशन के ऊपर कौन सा आएगा, ठीक है, इलोंगेशन के ऊपर कौन सा आएगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। नेक्स्ट, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, फ्रॉम दिस रीजन, मैच्योरेशन की बात कर रहा है, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट फॉर्म अ वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट हेयर। तो रूट हेयर की डिस्क्रिप्शन देखो, एनसीईआरटी क्या लिखती है? वेरी फाइन, डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर्स है, और थ्रेड लाइक, धागे जैसे स्ट्रक्चर होंगे। रूट हेयर एब्जॉर्ब द सरफेस एरिया एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे एक्चुअल में, जिसकी वजह से क्या होगा? एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, ठीक है, और मिनरल को सॉइल से, ठीक है, एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल इनका काम रहेगा। तो सिंपल सी बात है। तो बेटा हमने रूट से रिलेटेड जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन थी, या जितनी चीज़ें आपके एमसीक्यू में बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं, वो मैंने आपको सारी बता दी। जो आपको नोट्स में ऐड करना है, पढ़ना नहीं है, वो भी बता दिया, जो पढ़ना है वो भी बता दिया। एक बारी ज़रूर एनसीईआरटी लेके रूट पूरा का पूरा रीड कर लेना पेंसिल से, ठीक है। आपको देखना एकदम फर्स्ट क्लास क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए। कोई भी चीज़ मैं आपके लिए छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, कि आपको हल्की सी भी कमी ना लगे इस चैप्टर में। तो फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। द प्राइमरी रूट इज डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ। प्राइमरी रूट सीधा सीधा किस स्ट्रक्चर से बनती है? तो रेडिकल, ठीक है, पेडिसेल, रेडिकल, प्लीम्यूल, स्टेम। पहले खुद से सॉल्व करना, फिर मेरा आंसर चेक करना, ठीक है। अगर आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है या आप कुछ सजेशन करना चाह रहे हो तो कमेंट में जरूर बता सकते हो आप। वो कह रहा है द टाइप ऑफ रूट प्रेजेंट इन मस्टर्ड प्लांट इज। मस्टर्ड प्लांट में कौन सा टाइप की रूट दिखती है? तो ऊपर आप एग्जाम्पल देखने जाओगे तो टैप रूट के एग्जाम्पल में आपको मस्टर्ड साफ साफ दिख जाएगा, सरसों, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल ब्रांच ऑफ द रूट। लेटरल ब्रांच इनमें से कौन सी नहीं है? टर्शरी होती है, सेकेंडरी होती है, प्राइमरी लेटरल थोड़ी है। जो प्राइमरी से आए, सेकेंडरी और टर्शरी, उनको लेटरल कहते हैं। प्राइमरी तो मेन ब्रांच है, राइट, लिखा है, डायग्राम भी देखना एनसीईआरटी वाला टैप रूट में, यू विल फील। सो आंसर विल बी प्राइमरी, नहीं है लेटरल ब्रांच, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? वीट प्लांट डैश रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। कितना आसान क्वेश्चन है। वीट प्लांट में क्या होता है बेटा? वीट मोनोकॉट है और इसके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। कौन सा मेन फंक्शन नहीं है रूट सिस्टम का? एनकरेज प्लांट को प्रोवाइड करना है, बिल्कुल है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बिल्कुल है। और फोटोसिंथेसिस मेन फंक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेन फंक्शन रूट का। अगला क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। द रूट ग्रोज इन लेंथ, विच रीजन ऑफ द रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रोथ, ठीक है। कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है बेटा इसके लिए? तो द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। ग्रोज हो रही है अगर लेंथ तो इलोंगेशन, क्योंकि यहां पे वैक्यूल बड़ा हो जाता है सेल्स का, तो इलोंगेशन। नाउ द रीजन और पार्ट ऑफ रूट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। कौन सा पार्ट है रूट का? तो आंसर मिल गया होगा, रूट हेयर, ठीक है। नेक्स्ट, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो इनमें से क्या है? क्या स्टेम है, एडवेंटिशियस रूट है, राइजोम है, या टैप रूट है? देखो इतना तो पता है कि स्वीट पोटैटो रूट है, लेकिन क्या टैप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है? तो बताया था कि ये कहाँ से निकलती है? रेडिकल से नहीं निकलती है, स्टेम से आ रही है, तो एडवेंटिशियस रूट। ऊपर जाके एग्जाम्पल देखना, आपको पता चलेगा स्वीट पोटैटो क्या है। नेक्स्ट, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ डैश गेट स्वॉलन एंड स्टोर्ड फूड। देखो स्टोर फूड तो कैरेट भी है, टर्निप भी है, रेडिश भी है, स्वीट पोटैटो भी है, चारों ही ऑप्शन हो गए। लेकिन एडवेंटिशियस रूट की बात कर रहा है, तो एडवेंटिशियस रूट इनमें से कौन सी है? बाकी सब तो टैप हैं, ठीक है। तो मैंने एलिमिनेशन लगाया तीनों पे, तो एक ही बचा स्वीट पोटैटो जो एडवेंटिशियस बची, राइट। नेक्स्ट, सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ शुगर केन। तो क्या बोलते हैं रूट्स को हम? स्टिल्ट रूट। शुगर केन में जो सपोर्टिंग रूट निकल रही है बेस से। द हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट बैनियन ट्री, क्या बोलेंगे इस रूट को?
प्रॉप रूट, कॉलमनर रूट कह सकते हैं, तो एक ही आंसर है प्रॉप रूट। उसके अलावा न्यूमैटोफोर्स और राइजोफोर्स आपको कहाँ दिखती है? राइजोफोरा में दिखती है, ठीक है। तो और बाकी रूट हेयर तो हो ही नहीं सकता, स्टिल्ट रूट तो आपको शुगर केन और मेज में दिखती है। तो होपफुली आपको अब आंसर मिल चुके हैं सारे क्वेश्चंस के। हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं अलग अलग फॉर्म्स में वो भी कर लिए हैं। ये चैप्टर में हमने जो रूट था वो टॉपिक पूरा का पूरा कवर कर लिया है। एकदम नोट्स आपने बना लिए होंगे होपफुली। एनसीईआरटी पेंसिल लेकर रीड करनी है, ठीक है, और अगली क्लास तक आपको पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच।